अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान ने 6 भारतीय जहाज़ मार गिराए और कितने बुरे तरीके से भारत को पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके लिए इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। बाद में उस वाक़यात के बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 मई को जो कुछ हुआ था, उसके बाद से राहुल गांधी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी के लिए अपनी सियासी बका की जंग लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। राहुल गांधी वो पहले कहते थे कि फ़ोन आया ट्रंप का, उसने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो वो उनका जुमला काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है राहुल गांधी का, और इनका 28 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर इसी ऑपरेशन के हवाले से अपडेट देना पड़ेगा। देखते हैं कि वहाँ पर मोदी का और उनके डिफेंस मिनिस्टर का जो बड़े बुलंद दावे कर रहे थे वो वहाँ क्या जवाब देते हैं, अपने 6 गिरे हुए जहाज़ों का क्या जवाब देंगे, जिसको खुद राफेल कंपनी भी अब तस्लीम कर चुकी है। जो 25वां बयान इन्होंने कहा कि 25 बयान दे चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनके दरमियान में मुलाकात भी जल्द ही होने वाली है। लगता यह है कि जो काबुल से विड्रॉल के बाद एक तलखी आई थी दोनों ममालिक के बायलैटरल रिलेशन में, वो दूर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी, फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद बर्फ़ काफ़ी पिघली है। बर्फ़ तो असूली तौर पर उससे पहले पिघली होगी, तभी वो इतनी हाई प्रोफाइल जो इंटरेक्शन है, जिसमें एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट मेज़ के बैठे हों खाने की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हों, तो बर्फ़ बहुत पिघल चुकी होगी, गर्मजोशी पैदा हो चुकी होगी, तभी वाशिंगटन की दावत मिलती है और यूएस प्रेसिडेंट से इस लेवल का हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन होता है। आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में बात करेंगे फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुआ, और ये पिछले चंद सालों की रवायत है कि कारोबारी बरादरी की लीडिंग लाइट्स पूरे पाकिस्तान भर से, जो वो लोग जो पाकिस्तान में इकॉनमी को चलाने में, कारोबार से जुड़े हुए अफराद को रोज़गार मुहैया करने में, इकॉनमी का पहिया चलाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो आर्मी चीफ से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे मुख्तलिफ मसाइल जो उनको लगता है हुकूमतों से या टैक्स की जो मशीनरी है उसके साथ उनकी शिकायत है वो हल नहीं हो पा रहे, उस मीटिंग में डिस्कस होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम हैं, तो उस पर भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। और दूसरा बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है, अच्छा नहीं हुआ, ना होती है सज़ाएं इस तरीके से तो बेहतर था। और इसी तरीके से अभी से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से, जिसमें अली मीन, गंडापुर, आरिफ अलवी, असद कैसर और कई उनके रहनुमा शामिल हैं। उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी किए गए। तो आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, SM तनवीर साहब हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं PTI से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। SM तनवीर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो मुलाकात हुई कारोबारी बरादरी की आर्मी चीफ के साथ, आप उस मीटिंग का हिस्सा थे, क्या क्या इश्यूज सामने आए? थोड़ा सा पहले इश्यूज हाईलाइट कर दें और फिर क्या वादे किए गए फील्ड मार्शल की जानिब से कि कैसे फैसिलिटेट वो करेंगे, उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सारे बिज़नेस कमेटी गए थे पाकिस्तान की जो मेजर चैम्बर है, इसमें कराची की चैम्बर थी, लाहौर चैम्बर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रहीम यार खान चैम्बर, 15 हम लोग दोस्त थे। हम लोगों ने जाकर उनको मुबारकबाद दी फील्ड मार्शल बनने की, और ये जो हम जंग जीते हैं इसकी भी मुबारकबाद दी। इसके बाद फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे इकॉनमी के रिलेटेड तो बातें होती नहीं वहाँ पर, और फिर डिनर भी किया और कोई 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई और फिर हम लोग वापस आ गए। तो सर इश्यूज़ क्या थे SM तनवीर साहब, क्या इश्यूज़ थे जो कारोबारी बरादरी ने उठाए? बाद में पूछूंगा कि चीफ साहब ने क्या बोला, कारोबारी बरादरी ने क्या मसाइल सामने रखे? देखिए, इस वक्त कारोबारी बरादरी के जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस वक्त जो बजट आया है, बजट में कुछ ऐसी क्लॉजेज़ लगा दी गई हैं जो जब चाहे ग्रेड 16 का अफसर जिसको चाहे ओनर को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है, और इन्होंने एक इनवॉइसिंग का काम शुरू कर दिया है। तो वो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो ये काम अभी नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने 1-2 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन कर दी है। तो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इकॉनमी को सिस्टम में लेकर आना चाहिए, बट एक दिन में आप नहीं ला सकते, तो उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसके तहत लाना चाहिए। बाकी इंटरेस्ट रेट के बारे से डिस्कस हुआ कि इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई। अगर 11% इंटरेस्ट है और आपका एवरेज इन्फ्लेशन 4.5 है, तो 11% इंटरेस्ट रेट क्यों है? फिर अमेरिकन US टैरिफ्स के बारे में भी टॉक हुई कि वहाँ पे जो टैरिफ लगने हैं एक्सपेक्टेड क्या है, कितने होने चाहिए। तो इस तरह की जो इश्यूज़ थे उसको डिस्कस किया गया। वलीद साहब,
ये जो सजाओं का अमल शुरू हुआ है, इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? मैं जी सज़ाओं के जो मामलात हैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये जो अभी आपका टॉपिक अभी चल रहा है मैं उस पर भी तबसरा कर सकता हूँ। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है आज। करिए, ये तो मोस्ट वेलकम। मिसाल के तौर पे बिजनेस रिकॉर्डर के सफ़ा अव्वल पे ये बात है कि जी एप्टमा की एक डेलीगेशन मिली आर्मी चीफ से, और उन्होंने वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं वो है कि हम उनको सलूट मारते हैं। और उसमें एक्चुअली वही सारी बातें, वही जो कम से कम जो मैंने पढ़ा है उस जरीदे में, मेरे नज़दीक ये बिज़नेस और फाइनेंस का अवलीन जरीदा जो है बिज़नेस रिकॉर्डर है, और उसमें जो जितने नुकात जो हैं बकौल उनके, जो कि एप्टमा की रिलीज़ के ऊपर ही मबनी ये सारी गुफ्तगू उन्होंने शाया की है, वो बिल्कुल उन्हीं मामलात को एड्रेस करते हैं जो हम बड़े अरसे से तनकीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का नैरेटिव कुछ है और असलियत कुछ है। उसमें मसलन क्या बातें हैं, उसमें हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पूछें तनवीर साहब, मुनीर साहब से, आपके सामने आप बैठे हैं, कि हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात यहाँ इन्होंने नहीं की कि ख़ास तौर पे एनर्जी के जो रेट्स हैं वो किस तरह के हैं, बिजली वगैरह के, तवानाई के जो हमारे मसनूआत को जो हैं अनकम्पेटिटिव बना देते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो श्रिंक कर रहा है वो, फिर ये जो न्यू टैक्स मेजर्स हैं और ये जो 37A और 37B सेल्स टैक्स एक्ट के जो शिकें डाली गई हैं जिसमें अरेस्ट और डिटेन करने के पावर्स दिए गए हैं, इस पर बात की और इसकी मुअत्तली की इनको तसल्ली मिली है बिज़नेस कम्युनिटी को। फिर ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है बनाने की, फिर टारगेट्स अनरियलिस्टिक हैं, गोल्स मिस हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो एक और इसमें बात थी, सॉरी मेरे सामने वो ये रेट जो है, आपने इंटरेस्ट रेट वाली जो बात आपने काफी सारे इश्यूज कवर कर लिए हैं आपने, और नहीं ये सारी बातें रिपोर्ट हुई हैं, आपने 37A 37B भी पकड़ लिया है, ये सारी बातें हुई हैं, और ये एक आखिरी बात मैं कर दूं, अब ये बात शाया हो रही है कि जी अब इन सारे मामलों को GHQ सुपरवाइज करेगा। हमारी सरहदों की तो हिफाजत उन्होंने करनी है, हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत, हमारी असली सरहदों की हिफाजत, अब इनकी भी जो है सुपरविजन इन सारे मामलात की, ये भी GHQ करेगा। यही नज़र आ रहा है जी हमको इस गुफ्तगू से। अच्छा, दोबारा एसएम तनवीर साहब से पहले पूछ लें, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ चलते हैं। एसएम तनवीर साहब, आपकी आवाज़ दरमियान में कोई इशू आ रहा था। जो 30 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और असूली तौर पर मैं बड़ा पुरजोर हामी हूँ कि इस इंटरेस्ट रेट्स को कम होना चाहिए। हम टैक्स इकट्ठा करते हैं पूरे पाकिस्तान से और आधे से ज़्यादा सिर्फ बैंकों को दे देते हैं। तो चीफ साहब ने इसके ऊपर कमेंट क्या किया जब आप सब लोगों ने ये इशू रेज़ किया? देखिए, चीफ साहब ने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि हर आदमी अपना मसले बता रहा था। इस वक्त जो बैंक इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने अपने बजट में अकाउंट फॉर किया हुआ है वो 8.5 ट्रिलियन किया हुआ है। आपका जो CPI इंडेक्स है वो 0.3 है, और आपका जो एवरेज अगर इन्फ्लेशन बोलते हैं तो वो 4% है। तो 6% इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप 6% इंटरेस्ट कर दें, क्योंकि IMF भी कहता है कि आपको इन्फ्लेशन से पॉजिटिव करना है, अगर 6% भी कर दें तो आप 3.5 ट्रिलियन रुपए सेव कर सकते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम पूरी इकॉनमी को स्लो डाउन कर रहे हैं और हमारे यहाँ कह रहा जा रहा है कि बूम एंड बर्स्ट साइकिल आ जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट कम करेंगे तो इकॉनमी आपकी चलेगी और साथ ही बर्स्ट हो जाएगी क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। 2-2.5 साल हो चुके हैं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद होती जा रही है, हाईएस्ट रेट ऑफ बिजली है, यहाँ पर शोर मचा के इंडस्ट्री थक गई है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे IPP के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं, बट अभी भी 9 सेंट की बिजली तो नहीं मिली ना हमारे को। तो हम कैसे जाके दुनिया में कॉम्पीट करें? दुनिया में 4 से 5% इंटरेस्ट है, हमारे यहाँ 11% इंटरेस्ट रख दिया गया है। ऊपर से थ्रेट कर दी कि 37A 37B जब चाहें अरेस्ट कर लें। इस हालात में बिजनेस कम्युनिटी काम कर ही नहीं सकती है। तो यही वहाँ पे भी हर आदमी ने अपना 37A और 37B पे क्या रिस्पांस था? क्योंकि हमारी इतला यह है कि 37A और 37B पे आपको यकीन दहानी कराई गई है कि आपकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। क्या ऐसी यकीन दहानी करवाई गई आपको? नहीं सर, ये यकीन दहानी नहीं कराई गई। उनमें SIFC ने एक मीटिंग कॉल की है, वहाँ पर उन्होंने FBR को भी बुलाया है, बिज़नेस कम्युनिटी को भी बुलाया है। वो मीटिंग आज हो चुकी है और मीटिंग में उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपके सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में अच्छा पॉजिटिव जवाब देंगे। अच्छी मीटिंग हुई है। अच्छी मीटिंग, बस पॉजिटिव यकीन दहानी तो होगी ना सर, फिर तसल्ली तो मिल गई कि आपकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो आपका एक बड़ा मुतालबा माना जाएगा। गिरफ्तारियां सिर्फ PTI वालों की होंगी। नेक्स्ट राउंड आपका कब? नेक्स्ट राउंड एसएम तनवीर साहब कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि फॉलो अप मीटिंग का भी आ रहा है।
नहीं सर, चीफ साहब से तो कोई फॉलोअप की मीटिंग डिस्कशन ही नहीं हुई वहाँ पर। जो SIFC में मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा था कि जो आपकी सारे इश्यूज हमने सुन लिए हैं और होपफुली आपको 1-2 दिन में इसका जवाब दिया जाएगा। 1-2 दिन में जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर अकील साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि चीफ साहब से इशू डिस्कस हुए हैं, कारोबारी बरादरी की शिकायत हैं, काफ़ी सारे जायज़ चीज़ें हैं जो वो रेज़ कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत को इसका जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, बिल्कुल मीटिंग हुई है और मेरी इतलात के मुताबिक तो अच्छी खुशाइन मीटिंग हुई है और अच्छी बात है। बिल्कुल देखें, हमने 37A 37B में भी डिटरेंट मेजर्स डाले हैं। ये नहीं है कि आउटराइटली जो है ट्रेडर्स को और जो टैक्स के मामलात हैं उसके ऊपर अरेस्ट और डिटेंशन की जो पावर्स हैं वो कोई आर्बिट्री उसका यूज़ होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उन पावर्स को रेगुलेट किया है और उनको बिल्कुल एक मैकेनिज़्म के तहत, एक मैकेनिज़्म के थ्रू, ये बिल्कुल जब ये आ रही थी तब भी ये तमाम तर डिस्कशन हुई थी और उसके बाद बैक एंड फोर्थ वज़ीर आज़म साहब ने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि जी इसको मज़ीद बेहतर किया जाए और उसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म जो डिटरेंट मैकेनिज़्म है वो लाया जाए ताकि इसमें एक ओवरसाइट और ओवरसाइट के साथ साथ ओवरव्यू भी होना चाहिए तमाम तर इशू का। ये नहीं हो सकता कि इनको आर्बिट्री तौर पे या फ्रीली इस्तेमाल किया जाए इन तमाम तर पावर्स को जैसे जिसका दिल चाहे। तो अब डायरेक्शन आई है FPR के साथ, बिल्कुल ट्रेडर्स मिलें और बिल्कुल जो मामलात हैं वो वहाँ पे डिस्कशन हो। अगर इसमें मज़ीद कोई बेहतरी आ सकती है तो हम लेजिस्लेटिव साइड पे इसको देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने इसमें ऑलरेडी मज़ीद जो है इसको डाइल्यूट किया है और डिटरेंट मेजर्स लेके आए हैं और डाला है कि ताकि ये जो आज SIFC वाली मीटिंग है बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अकील साहब, जो SIFC के अंदर आज मीटिंग हुई है FBR वालों के साथ और SIFC वाले 7 ऑफिशियल साथ वहाँ मौजूद थे और कारोबारी बरादरी ने अपने नुकात सामने रखे। उसके बाद अब हुकूमत को एक्ट करना है, तो आपको क्या तजवीज़ दी गई है कि क्या करने की ज़रूरत है? काम तो आपने करना है ना, कानून तरमीम तो आप करेंगे। देखिए, मैं ऑब्वियसली प्रिवी नहीं हूँ उस मीटिंग का कि उसके अंदर क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या मामलात हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको लुक आफ्टर कर रही है और बिल्कुल स्टेट मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस के हैं और दीगर जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म तो हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो हैं और बिलखुसूस जो ताजर दोस्त पॉलिसीज़ हैं उनको तरजीह दी है और उन्हीं को प्रमोट करने का हमें भी कहा गया है। और बिल्कुल हम क्योंकि ताजर बरादरी से बिल्कुल हम चाहते हैं कि टैक्स का नेट बढ़े, लेकिन उसमें हम ये नहीं चाहते कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल हो या अनफेटेड पावर्स दे दी जाएं। तो इसीलिए मैंने जिस तरह गुजारिश की कि उसमें हमने ऑलरेडी डिटरेंट मेजर्स और मैकेनिज़म्स को इंस्टॉल किया है इस कानून के अंदर भी। अगर इसमें कोई मज़ीद बेहतरी होती है और वज़ीर आज़म की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी बिल्कुल हम उसको लेजिस्लेटिव साइड पर देखेंगे। अच्छा वलीद साहब, जो ये मुलाकात है आर्मी चीफ की कारोबारी बरादरी के साथ, ये कोई गैर मामूली नहीं है। जनरल बाजवा साहब कराची जाकर आप ही की हुकूमत में बार बार मिलते थे और उनके इश्यूज सुनते थे और उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश भी करते थे। तो अभी भी शायद वो कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हुकूमतों के ऊपर हमारे बड़े कारोबारी बरादरी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या जो वादे करते हैं वो कह के बाद में भूल जाते हैं। तो वो एश्योरेंस चाहते हैं फ़ौज से कि वो आएगी तो इंश्योर करवाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो। जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये कंटिन्यूएशन है उसी एक प्रोसेस की, लेकिन और ऐन मुमकिन है आपने जिस तरह बताया कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ़ के अगर कराची गए और उन्होंने मुलाकात की बिज़नेस कम्युनिटी से, ऐसा हुआ बार बार होती थी सर, लेकिन बल्कि आपकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया था, एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी आपने NDC के नाम से, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी कैबिनेट की अप्रूवल से होगा। उस नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का रुकन आर्मी चीफ को बना दिया था आपकी हुकूमत ने। ये बहुत अनयूजुअल गैर मामूली काम था। जी, आई मीन वो किसी वक्त वो नेशनल कोई कम्युनिटी क्या कमेटी कहलाती है, अब वो कोई SIFC कहलाती है। बहरहाल जो सबसे अहम और बड़ी मीटिंग जो हुई थी, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन पे इश्यूज़ आ रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज पे भी अटैक हुआ था और वो सारे मामलात थे, तो मुझे ये याद है जो अहम तरीन मीटिंग, और वो एक्चुअली GHQ में हुई थी। उसमें जो हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, जिसमें मियाँ हमाद अज़हर हैं और आज तो मैं ख़ास तौर पर
आज उनके वालिद मरहूम के जनाजे पे भी गया और मुझे बहुत बेहद अफसोस, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत ही नेक तबीयत के मालिक थे, बड़े एक्सेप्शनल सियासतदान थे। ऐसे शरीफ नफ्स अफराद कम आते हैं सियासत में। मेरे बहुत बड़े हीरो और मेंटोर थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मियाँ हमाद अज़हर इन एक ख़ास तौर पे दीगर मिनिस्टर्स के साथ, आई थिंक उमर अयूब साहब वो मौजूद थे जब ये मीटिंग्स हुई। बात असल जो है वो ये है, असल मैं आपको जो बात बताता हूँ, जो मेरे ना सिर्फ मेरी अपनी राय है बल्कि मेरी पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है। और मैं क्योंकि काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी के अफराद जो ओवरसीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी बड़ी कंपनियाँ, उसमें एकेडमिक लोग, उसमें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़। देखें जी, ये जो मईशत की मजबूती, मईशत की देरपा जो है, खुशहाली, ये असल उसकी जो बुनियाद है वो है अगर आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, अगर उसमें एक मजबूत जमहूरी निज़ाम हो और उसमें एक सही अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोसेस हो, और उसकी गैर मौजूदगी की जितनी मर्जी हम कमेटियां बना लें, जो मर्जी हम उसको कह लें, जिन मर्जी अफसरान को उसका रुकन बना लें, ये जो फैक्ट्स हैं वो बदलते नहीं हैं। वो क्या है जी कि पिछले 3 साल में मिसाल के तौर पे 1 दर्जन से ज़्यादा जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान से एग्ज़िट कर दिया है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाना चाह रहे हैं, बड़ी कंपनियां मुल्क से जा रही हैं या अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रही हैं। सबसे उसमें अवलीन मिसाल माइक्रोसॉफ्ट की है। इसी महीने उन्होंने ऐलान किया कि 25 साल इस मुल्क में रहने के बाद वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। उसमें इतने और बड़े बड़े नाम कौन से हैं? शेल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, लॉटे है, सीमेंस एनर्जी है, यूनिलीवर्स का लिप्टन डिवीजन है, रैकेट बेनकाइजर है, मॉन्सांटो है, टेलेनॉर है। देखिए ये लोग जा रहे हैं, जा चुके हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, मुकामी बिजनेसेस को अपनी बिजनेसेस बेचकर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही है। और जब तक यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक यहाँ पे एक मजबूत निज़ाम आइनी और कानूनी नहीं होगा, ये कमेटियाँ बनती रहेंगी, अपने काम करती रहेंगी। और शायद इसमें यह ज़रूर हो जाए कि जिस तरह अगर कोई कुदरती वसाइल हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग आ जाएं और वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेके चले जाएं, उससे ज़्यादा मेरी अपनी जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और जो मेरा मुतालिया है इन मामलात में, कानून और इकोनॉमिक्स के 2 जो मैंने शोबे पढ़े हुए हैं उनमें, वो तो मुझे यही दिखाता है। और ये जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो मैंने पढ़ा है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो बात आज की है, जो बातें सारी आज बात की हैं, ये एक खुला वार है उस नैरेटिव के ऊपर जो गवर्नमेंट बताती है कि जी हमने बड़े यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा दी हैं और नहरें बहा दी हैं और बड़ी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली आ गई है। पाकिस्तान से 30-40 लाख लोग, जो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर पॉलिसी रेट के ऊपर भी हुकूमत बहुत लड़ती है, डरती है कि इसको छेड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पाती हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं जाती ऊपर। इस साल आपको मोर देन $38 बिलियन की रिमिटेंसेज मिल गई हैं, बरामदात से वो पैसा नहीं मिला आपको। तो आपने ओपन मार्केट से डॉलर बाय किया $6-7 अरब और आपका डॉलर इसीलिए ऊपर जा रहा है कि आप ओपन मार्केट से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं डॉलर्स को। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो कमाना तो आपने है, वो अगर खोल देंगे तो फिर वो हाथ से निकल जाएगी चीज़। देखिए सर, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है। अभी जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ऑलरेडी जा रही है, हम आने की बात करते हैं। इसी तरह जितनी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है, वो चल नहीं रही है, बंद हो रही है। तो उसको कैसे चलाएं या क्यों बंद हो रही है? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर इतनी हाईएस्ट प्राइस पे हम बिजली लेंगे, इतनी हाई प्राइस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेशन, आप देखें टैक्सेशन है कितना हमारे ऊपर, आप अंदाज़ा तो लगाएं। इतनी हाईएस्ट कॉस्ट पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इस पे हमारे को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले एक टर्फ स्कीम आ गई, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग गई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने स्कीम चेंज कर दी। तो क्या हुआ कि सारी जो इंडस्ट्री लगी वो बंद होना शुरू हो गई। बिजली सस्ती थी, बिजली को 16 सेंट कर दिया, 16 सेंट के बाद अब फिर लड़ झगड़ के फिर 11 सेंट के ऊपर आ गई है। इंटरेस्ट रेट उस वक्त 6% था तो वो हम 22% पर चले गए, 22 जमा 3 25% इंटरेस्ट दे रहे थे। तो ये इश्यूज़ इतने ख़तरनाक हैं कि जब तक हमने यही हर जगह बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दें, हम यहाँ पर चल जाएंगे। नहीं तो इस वक्त तो हालात ये हैं कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ भी बंद कर रहे हैं और आने वाली हमारी नस्लें भी दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं, वो यहाँ नहीं बैठना चाह रही, वो पाकिस्तान से जाना चाह रही हैं।
तो इसलिए खुदा के वास्ते ये हैरेसमेंट की पॉलिसी ख़त्म करें। ये 37A 37B आगे इंडस्ट्री चल नहीं रही है, ऊपर से आप बोलते हैं जब चाहेंगे आप आके अरेस्ट कर लेंगे। आपके FBI की टीमें फैक्ट्रियों पे आके बैठ रही हैं, वो एक एक महीना बैठ रही हैं वहाँ पर। तो वो स्टाफ आपका क्या समझ रहा है? स्टाफ कह रहा है कि जो फैक्ट्री ओनर है वो चोर है कि वहाँ पे लोग आके बैठ रहे हैं। और वो क्या दूध के धुले जो लोग आके बैठ रहे हैं, वो आके वहाँ पर पैसे मांगते हैं, हैरेसमेंट क्रिएट करते हैं। इस माहौल में ऐसे काम नहीं चल सकता। इनको एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें। ये इतनी सिंपल बातें हैं जो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, तो ये गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आती इतनी सिंपल बातें? अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ये गवर्नमेंट से पूछते बात समझ पा रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आतिफ इकराम शेख साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, प्रेसिडेंट FPCCI। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो चीफ साहब से मुलाकात है उसका सबसे बड़ा अगर टेक अवे कहें तो वो क्या 2-3 नुकात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारी बिल्कुल 2 दिन पहले मीटिंग हुई चीफ साहब से, लाइक अंडर दी लीडरशिप ऑफ गौर एजाज साहब एंड SM तनवीर साहब। तो हमारी कोई पाकिस्तान पूरे के लीडिंग चैम्बर्स थे और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। जो बजट में एनॉमलीज थी, जो रिजर्वेशंस थी, वो हमने एड्रेस की। तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सराहा और कहा कि आप बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो आपके जो ये रिजर्वेशन है उसको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और तो उस मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग्स और भी होना शुरू हो गई। आज भी हमारी मीटिंग थी SIFC में, जनरल सरफराज साहब एंड ऑल द टीम FBR की, और उसमें भी हमारे अच्छी तरह एड्रेस हुए इश्यूज। और मेरे ख्याल है विद इन नो टाइम हमें जो हम बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर ये कोई ना कोई वे आउट इंशाल्लाह निकल जाएगा और रिजॉल्व हो जाएंगे। एक तो 37A और 37B वाला मामला SM तनवीर साहब ने भी उसको काफ़ी हाईलाइट किया। क्या इसके अलावा भी कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जो चीफ साहब को आपने गोश्तगुजार की हो और उसके ऊपर फॉलोअप भी शुरू हो गया? है 21S, जिसमें वो 2 लाख से ज़्यादा आप अगर डिपॉजिट करेंगे कैश बैंक में, तो उसके ऊपर भी वो ऐड पैक करेंगे। उसके ऊपर साल बाद जब आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें वो आपके इस एक्सपेंस को, इस जो आपकी रिसीवेबल है 2 लाख से ज़्यादा, इसको ऐड बैक करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। वो भी हमारे एमिकेबली SAPM हारून अख्तर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी थे, बिलाल अजहर कियानी साहब और राना एहसान साहब, और अगेन चेयरमैन FBR एंड ऑल द टीम। वो 2 लाख को इन्होंने 25 लाख कर दिया। ये अभी प्रपोजल्स हैं जो मेरे ख्याल है 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएंगी विद द अप्रूवल ऑफ PM। बिल्कुल सही है। आतिफ इकराम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन ख्यालात से हमें नवाजा। ये बड़ी खबरें हैं जो SM तनवीर साहब ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की कि मीटिंग हुई है SIFC के अंदर जहां 37A और 37B उस हवाले से पॉजिटिव आउटकम की 1-2 रोज़ में तवक्को है। दूसरा ये 21S के हवाले से आतिफ इकराम साहब जिक्र कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील साहब, अभी ब्रेक में जाने से पहले SM तनवीर साहब ने एक नुक्ता उठाया था और बड़ा जायज़ नुक्ता था कि बात सीधी पूरी कौम को समझ आती है, कारोबारी बरादरी भी सामने रख रही है, हुकूमत इसके ऊपर एक मनसूबाबंदी क्यों नहीं करती, अमल क्यों नहीं करती? आप इसका जवाब देंगे? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो है कि जो एक मंजर कशी की गई कि शायद तमाम तर इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, एक आई टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। माइक्रोसॉफ्ट का जो कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया में डाउन साइजिंग की है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। दीगर कंपनीज अपना नफ़ा नुकसान देखती हैं, बिल्कुल आती जाती हैं। इसी तरह फिर ये खबर भी मैं आपके प्रोग्राम में शेयर कर देता हूँ कि BYD पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज़ को भी तो फिर शेयर करना चाहिए। चाइनीज़ कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे या EV पे वो काम करते हैं और यहाँ पे लोकल
कंपनी के साथ मिलकर वो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, BYD वाले। इसी तरह आप देखें कि एक्सपोर्ट्स की बात की गई कि शायद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से हो ही नहीं रही। एक्सपोर्ट्स देखें, IT की एक्सपोर्ट्स अभी रिसेंटली इतना बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि $3.8 बिलियन गालबन IT अचीवमेंट्स, IT एक्सपोर्ट्स की जो अचीवमेंट है वो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि 84% इंक्रीज़ आई है पाकिस्तान के चावल की एक्सपोर्ट में। अब वो चाइना को जो जा रहा है और तकरीबन उसका जो कैलकुलेशन है वो $36 मिलियन पे आया हुआ है। तो एक्सपोर्ट्स तो हो रही हैं, वेरियस सेक्टर्स में हो रही हैं। अब मायूसी गुनाह है, अब मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जो आतिफ इकराम साहब ने बात की कि ये प्रपोजल बिल्कुल डिस्कस हुआ था। आतिफ साहब ने जो बातें कही हैं सही कही हैं सर। आप चावल बेच के तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, चावल बेच के आप एक्सपोर्ट नहीं। मैं सर उस पर जिक्र, मेरी गुजारिश है कि वो सिर्फ मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, IT सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में कम से कम हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स पे NSR कम कर रहे हैं। जहाँ पे बिजली की बात की इंडस्ट्री के हवाले से, वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट उसके लिए जो टैरिफ है वो इन प्लेस है। और दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि वाक़तन वो 2 लाख से बढ़ के जो है गालबन 21 लाख था या 25 लाख अब जो कह रहे हैं कि उस पर जो डिस्कशंस चल रही हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द प्राइम मिनिस्टर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ मलिक साहब ये भी देखें कि आज और मुतवातिर तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान FBR के रिफॉर्म्स के ऊपर मीटिंग्स ले रहे हैं। और आज भी आप अगर देखें तो 45 लाख से बढ़ के जो टैक्स गोशवारे जमा करने वालों की तादाद 72 लाख पे होगी। और फेसलेस जो कस्टम क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है वो उसको भी तो देखें तो हुकूमत कम से कम इन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म एजेंडास पे भी काम कर रही है जिससे मजीद बेहतरी आ रही है। तो हम तो चाहते हैं कि सारे मिल के जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना अपना जो पॉजिटिव रोल है वो प्ले करें और अपना अपना हिस्सा डालें। तो बिल्कुल इसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स की हमें सर जो है आपकी हुकूमत को कुछ अपने तौर अतवार दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पहले आपने गंदम इंपोर्ट की केयर टेकर सेटअप में, उससे किसानों की कमर तोड़ी। फिर आपने चीनी को बेचा, नहीं बेचने की ज़रूरत थी, अब इंपोर्ट करेंगे। दोनों के पाकिस्तान का नुकसान आपने 2 सूरतों में किया। लेकिन मैं इस पर अभी बहस नहीं करता आपसे। वलीद इकबाल साहब से उनका नुक्ता नज़र मैं जानना चाहूँगा। माजी में पोलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा एजेंडा होता था, कारोबारी बरादरी भी इशू ये रेज़ करती थी और आपने भी अभी ये नुक्ता रेज़ किया। मेरे ख्याल में उसकी बड़ी ज़रूरत है इकॉनमी को आगे चलाने के लिए, बेयकीनी ख़त्म करने के लिए। तो वलीद साहब इस पर भी सारे मिलकर कारोबारी बरादरी की भी मदद लें, ये भी ये इशू रेज़ करें और आप भी साथ जुड़ें। जी, मैं ये एक और बात जो दोहराना चाहता हूँ वो ये है, भले हुकूमती नुमाइंदे जो हैं ये एक्सेप्शन लें इस पर। मैंने कहा है ना कि जी पिछले 3 साल में 2 दर्जन से ज़्यादा 25-27 कंपनियाँ, बैनुल अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान को छोड़ कर गई हैं। हर कंपनी डाउन साइजिंग नहीं कर रही होती और मैंने 8-9 के सिर्फ नाम जो हैं वो गिनवाए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से पाकिस्तानियों का जो अखराज हो रहा है, जो एग्ज़िट कर रहे हैं, उसकी तादाद भी अब पिछले 3 सालों में अब 30 लाख के करीब को टच कर रही है, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और आपके सवाल का जवाब कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मैंने अर्ज़ किया कि जी ये कंपनियों का ना आना और बल्कि इनका एग्ज़िट करना जो है ये इस बात की दलील है। और मैं आपको दोहरा देता हूँ कि जब एक मुल्क में एक कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती हो, सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हो, और अगर आपके प्रोग्राम में आने वाली जो गुफ्तगू होनी है वो इन फैसलों की होनी है जो एक एंटी टेररिज्म कोर्ट जिसने लाहौर में फ़ैसला किया और जिस तरह सरगोदा में फ़ैसला किया, ये जिनको मैं अमूमी तौर पे सिर्फ बताना चाहता हूँ, हम ये कहेंगे कि ये इंसाफ के, जमहूरियत के आइन के मुंह पे एक तमांचा है। ये एक और स्याह दिन है हमारी अदालती तारीख़ का, क्योंकि इतने सारे स्याह दिन आ चुके हैं माजी के अंदर भी, तो और जिसका खुद हमारी आला अदालतें एतराफ़ कर चुकी हुई हैं अपने फ़ैसलों से ही कि वो स्याह दिन आए हैं। तो जब ये ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हो और वो जारी और सारी हो, तो मेरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक हयूला ही रहती है फिर, जिसको हम चेस करते रहेंगे, चेजिंग शैडोज़ जिसे कहते हैं। और ये जो है सारी बातें अपनी मिसाल आप हैं। और ये जो अमल है, ये कोई बहुत ही नामुनासिब फैसला था, इसकी इस्ताइश करना बड़ा मुश्किल है। और कल वो और दो फैसले हैं दोनों। और कैंगरू कोर्ट्स, ये कैंगरू कोर्ट्स का लफ्ज़ कहाँ से आया? ये इसी वजह से तो आया हुआ है। मैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल फैसला दुरुस्त नहीं है। मैं इस फैसले के, मैं इसको तंकीदी नज़र से देखता हूँ कि ये सियासी नौयत के मुकदमात में इस तरह के फैसले करना, ये नदीम मलिक साहब, ये सियासी इंतकाम,
कानूनी लबादे के अंदर जो है इसकी अमलदारी है। ये फैसले जो हैं, मैं अगर आप चाहेंगे, आपके पास वक्त होगा, तनवीर साहब बिल्कुल एंड पे आ गए हैं प्रोग्राम पे। इंडिविजुअल मैं आपको अगर आपसे मुझे ये राय मिल जाए कि हुकूमत को क्या करने की जरूरत है कि इकानमी पटड़ी पे चढ़ जाए, बेहतरी की जानब जाना शुरू हो जाए, तो वो क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए सर, मेरे प्रेसिडेंट भी अभी लाइन पर ही हैं। हम लोगों ने FPCCI में ये फ़ैसला किया है कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है। हम ये बातें करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम 30-31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $100 बिलियन की एक्सपोर्ट के लिए हमने एक पूरा अपना प्लान चार्ट आउट कर दिया हुआ है। उसके लिए हमने अगर जंग लड़नी पड़ी तो हमने जंग भी लड़नी है, हमने शोर भी बचाना है, हमने लॉबिंग भी करनी है, और इंशाल्लाह इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है दुनिया में। हमने इसको करके रहना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर जैसे आपको पता है हमने इस पे काम कर रहे हैं। एक बीच में ज़रा सी बात हुई शुगर और वीट की। मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट को शुगर और वीट से निकल जाना चाहिए। जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है काम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप देखें ना, चावल में कोई मसला नहीं है, कॉर्न में कोई मसला नहीं है, ये हर दफ़ा इसी पे क्यों इशू बन जाता है? गवर्नमेंट छोड़ दे, ओपन मार्केट कर दे, शॉर्टेज होगी तो इम्पोर्ट कर लेंगे। इस चक्कर से भी जान छुड़ाए। इसमें अरबा खरबा रुपए गवर्नमेंट के ज़ाया हो जाते हैं। 40-40 हज़ार करोड़ रुपए की वीट खरीद लेती है गवर्नमेंट, फिर जाकर नुकसान पे बेच देती है। सर करप्शन हुई है इन दोनों मामलों में, कैसे छोड़ेंगे? नहीं सर, फिर तो मुल्क नहीं ठीक हो सकता ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ हम सिर्फ बैंक इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने 2.5 ट्रिलियन रुपए इंडस्ट्री से लेना है और हम उसको कहते हैं हम अरेस्ट कर देंगे। तो ये गलत पॉलिसीज़ को हमें बस कर देना पड़ेगा। अब इनफ इज़ इनफ। पाकिस्तान को बने हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब हमारा टेक ऑफ का वर्ड है, टाइम आ चुका है। आप ये जंग जो जीती हैं इंडिया से, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये जंग नहीं है, अब हमें इकॉनमी की जंग जीतनी है। हमने सब में एक होना है। देखें, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन और मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, बट अब हमें सबको मिलकर ये जंग जीतनी है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, हमारे साथ मिल के बनाएं। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं है। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो, हम उसके साथ हैं, हम पॉलिसी देंगे और इंशाल्लाह हम टारगेट भी अचीव करके दिखाएंगे। SM तनवीर साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और वलीद का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।